हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा इसके अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने स्टडी एनालिसिस ऑफ एससीडीसी नेटवर्क पढ़ लिया, हमने बेसिक्स ऑफ सर्किट पढ़ लिया, हमने पैरामीटर हम पढ़ चुके हैं, नेटवर्क थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम इसमें लाप्लास के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, क्योंकि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को सॉल्व करने के लिए लाप्लास का आना बहुत जरूरी है। तो हम जो इसमें लाप्लास पढ़ेंगे वो हम सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि सिग्नल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाप्लास की यूज होती है जो कि हमारे लिए कोई काम की नहीं। तो आपके दिमाग में पहले ये रहे कि भाई हम सर्किट का जो टाइम रेस्पॉन्स का क्वेश्चन हम इजीली कैसे सॉल्व करें, उसमें हमारे लाप्लास जो है कितना यूज में आएगा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आज पढ़ेंगे। तो आज जो हम लाप्लास टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक बेसिक लाप्लास का फॉर्मूला कि भाई लाप्लास होता है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फंक्शन फॉर्मूला कैसे कैसे क्या होता है। दूसरा कि भाई हमें इस सर्किट एनालिसिस के अंदर लाप्लास की जरूरत ही क्या पड़ी, हमारा बिना इसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा था क्या, हमें क्यों लाप्लास की जरूरत पड़ी, तो वो हम देखेंगे भाई लाप्लास फंक्शन। फिर बात करेंगे भाई डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइटेशन। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है वो टाइम डोमेन में है, या हमारा एस डोमेन में है, या हमारा फेजर के अंदर है। और तीनों के अंदर होने से नहीं होने से किस पे क्या फर्क पड़ता है वो चीजें हम देखेंगे। फिर देखेंगे भाई ये जो तीनों हैं इनको सोल्व करने में हमने जो लाप्लास पढ़ा है उसका एडवांटेज क्या है, कि भाई एडवांटेज ऑफ यूजिंग लाप्लास फंक्शन। फिर हम देखेंगे भाई आर एल सी, जो हमारे तीनों जो एलिमेंट है सर्किट के जनरल एलिमेंट है, उनका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा लाप्लास के अंदर। बेसिक फंक्शन देखेंगे हम इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम देंगे, वेरी वेरी यूजफुल है, क्योंकि जब हम टाइम रेस्पॉन्स देखेंगे तब हम वहां पे दो ही बात करेंगे। एक हम स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, टी इनफाइनाइट यानी एस इक्वल टू जीरो। और एक बात करेंगे हम इनिशियल कंडीशन की, इनिशियल यानी टी बराबर जीरो और एस बराबर इनफाइनाइट। तो ये दोनों थ्योरम हमारे बहुत ज्यादा काम के आएंगे, इनके इनसे हमारे क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व भी हो जाता है। फिर हमारे जो बेसिक फॉर्मूला है बाकी हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएल सर्किट, और उसमें हम टाइम कांस्टेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे भाई टाइम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस जो है हमारे सर्किट में हमारे लिए क्या होती है ना। फिर हम लास्ट में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इसी के साथ हम आज का टॉपिक की क्या करेंगे, इतिश्री। तो फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, है ना, वो चाहे हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है कि हमारा रैंप फंक्शन है, कोई भी इन मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एस टी डी टी, और ये हमारी लिमिट जीरो से इनफाइनाइट इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो हमारा सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत है नहीं। और सब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना भी नहीं कि एग्जैक्ट लाप्लास किसका क्या होगा नहीं होगा। जो हमें फिक्स फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं वो हम करेंगे। तो अब बात करते हैं भाई हमें लाप्लास की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। क्योंकि कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो भी हमारे सामने सर्किट आता है, आर का हो, एल का हो, सी का हो, हम उसको क्या तीन डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम डोमेन यानी जैसे आप आई ऑफ टी, वी ऑफ टी। एस डोमेन का मतलब हो गया कि भाई हमारा वी ऑफ एस, आई ऑफ एस। इसी तरीके से हमारा फेजर डोमेन हो गया, मतलब है वी डॉट एंगल थीटा। तो हम किसी भी जो हमारा नेटवर्क है उसको तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो हमारा उसके अंदर क्या होता है, दो तरह का एक्साइटेशन होता है। एक होता है हमारा साइनसोइडल एक्साइटेशन, एक होता है हमारा नॉन साइनसोइडल एक्साइटेशन। तो ये भी हम देखेंगे दोनों एक्साइटेशन क्या होता है, आपको देख के कैसे पता पड़ेगी कौन सा साइनसोइडल है कौन सा नॉन साइनसोइडल है ना। तो साइनसोइडल के केस में एक्साइटेशन अगर आपने साइनसोइडल दे रखा है, देन द एनालिसिस परफॉर्म ओनली बाय यूजिंग फेजर बाय सब्स्टिट्यूटिंग जे इक्वल टू एस ओमेगा। यानी वैसे कायदे से एस बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। लेकिन फेजर के केस में, फेजर डोमेन के केस में सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये हम अज्यूम करके चलते हैं, सिग्मा क्या होता है, जीरो। यानी ओनली एस बराबर क्या होता है, जे ओमेगा। अगर साइनसोइडल एक्साइटेशन है तो उस पर कौन सा परफॉर्म करेगा, ओनली फेजर डोमेन एनालिसिस है वही हम कर सकते हैं। और अगर हमारा एक्साइटेशन नॉन साइनसोइडल है तो फिर हम उसको टाइम डोमेन से भी एनालिसिस कर सकते हैं, एस डोमेन से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं भाई डिफरेंट टाइप ऑफ एक्साइटेशन। ये हमारे सामने, आपके सामने मैंने एक इमेज ले रखी है। भाई ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, डीसी वोल्टेज सोर्स। इसको रिप्रेजेंट या 10 वोल्ट की बैटरी या 5 वोल्ट की बैटरी।
तो ये क्या है हमारा नॉन साइनसोइडल, इसमें कोई साइन वेव फॉर्म का कुछ दिख रहा है भाई, कोई साइनसोइडल, तो ये भी क्या हो गया हमारा नॉन साइनसोइडल का एग्जांपल हो गया। तो इसको हम नॉन साइनसोइडल है तो इसको सॉल्व इन टाइम डोमेन और इन एस डोमेन। इसी तरीके से ये हमारा दे रखा है एसी सोर्स, इसको हमने लिख रखा 5 ut, ut का मतलब है स्टेप फंक्शन नॉन साइनसोइडल, ये अगेन ut यानी फिर अगेन नॉन साइनसोइडल। यहाँ पे साइनसोइडल 20t e की पावर -10t साइन 200t। तो यहाँ पे आपको साइन देख के कंफ्यूज नहीं होना कि भाई साइनसोइडल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है टी, जब किसी चीज को टी से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से, तो ये अगेन हमारे क्या है नॉन साइनसोइडल। तो इसके अंदर भी हमारे क्या कर रहा है टाइम वेरी कर रहा है, सबके अंदर नॉन साइनसोइडल है वोल्टेज। तो नॉन साइनसोइडल के अंदर हम क्या या तो टाइम डोमेन में सॉल्व करेंगे या इसको भी एस डोमेन में सॉल्व करेंगे। इसी तरह से जैसे ये है हमारा फिर, अब इसको दे रखा 10 ∠30°, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये हमारा कैसा है साइनसोइडल के अंदर। तो साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स जब भी हो तो हम एस बराबर क्या पुट करेंगे ओनली जे ओमेगा। तो जो हम टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस फाइंड करेंगे वो हम फेजर डोमेन के लिए यूज करेंगे और उसके अंदर साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स होगा और वहां पर हम एस बराबर जे ओमेगा पुट करेंगे। इसी तरह से ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये भी क्या है हमारे कंट्रोल और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इनके अंदर भी हम क्या यूज करेंगे नॉन साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स हो गया एक तरह से। तो ये भी है तो टाइम डोमेन के अंदर या एस डोमेन के अंदर हम इनको सोल्व करेंगे। सेम ये जैसे हमने वोल्टेज सोर्स की बात करी, सेम आप करंट की जगह वोल्टेज की जगह तो करंट सोर्स ले सकते हो कि भाई कौन सा साइनसोइडल है कौन सा नॉन साइनसोइडल है। अब बात करते हैं कि भाई हमने ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म या जो एस डोमेन है वो यूज क्यों कर रहे हैं। एक तो ये कि भाई कोई भी अगर डिफरेंशियल है आपके पास में या इंटीग्रेशन इक्वेशन है तो उसको क्या कर सकते हो आप इजीली ट्रांसफॉर्म करते हो लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो एनी डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म टू लीनियर इक्वेशन एंड मैनिपुलेशन जो है वो बहुत सिंपल हो जाता है। वो कैसे होता है जब हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस डोमेन के अंदर तब आपको ये चीजें रिमाइंड हो जाएगी कि भाई कितना इजी हो जाता है एस डोमेन में। दूसरा अगर कोई इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट हो, इफ एनी प्रेजेंट इन एलिमेंट, वो कंसीडर हो जाती है ऑटोमेटिकली एस डोमेन के अंदर। तो ये हमारे दो बेनिफिट है कि भाई हम लाप्लास को जो है वो यूज क्यों कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएलसी नेटवर्क। जैसे ये हमारा रजिस्टर है ना, रजिस्टर क्या रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस एक ही बात, ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को टाइम डोमेन में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वी ऑफ टी बराबर आई ऑफ टी या आई ऑफ टी बराबर 1/r वी टी। लाप्लास में करेंगे तो इस टी को रिप्लेस किससे कर देंगे हम एस से, तो वी ऑफ एस इक्वल टू आर आई ऑफ एस इक्वल टू 1/वी ऑफ एस। एस क्या है हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी जिसकी मीनिंग क्या होती है एस बराबर क्या होता है सिग्मा प्लस जी ओमेगा। फेजर में मैंने आपको बताया था वही बता चुका कि ये ओनली फॉर साइनसोइडल, तो यहाँ पे एस बराबर क्या पुट कर देंगे जी ओमेगा। तो वी बराबर आ रहा है नॉर्मल और इसको फेजर में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं अपन ऐसे। और जब हम इसको वी ओमेगा की जे ओमेगा की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो एस की जगह पुट क्या कर देंगे जे ओमेगा। तो इन दोनों के केस में टाइम डोमेन और लाप्लास डोमेन के अंदर दोनों क्या है नॉन साइनसोइडल एक्साइटेशन, और फेजर में क्या होगा हमारा डेफिनेटली साइनसोइडल एक्साइटेशन ही होगा। इसके अंदर अगर हम बात करें वी ऑफ टी बराबर आई ऑफ टी, तो आई ऑफ टी हमारा क्या है इंडिपेंडेंट है और वी ऑफ टी है वो हमारा इससे आई ऑफ टी पे डिपेंडेंट है। तो वी ऑफ टी यहाँ पे क्या हो गया डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर के अंदर ये हमारा वी ऑफ टी, ये हमारा एल करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है आई ऑफ टी। तो ये नॉर्मल इक्वेशन वी ऑफ टी बराबर एल डी आई बाई डी टी और आई ऑफ टी बराबर ये तो हो गया हमारे टाइम डोमेन में इक्वेशन। याद रखनी है क्योंकि ये हमारे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में बहुत काम आएगी। भाई आई ऑफ टी बराबर एल के केस में 1/L 0 से टी वी ऑफ टी डी टी। इसी तरह से कैपेसिटर होता तो आई बराबर क्या हो जाता सी डीवीसी अपॉन डी टी। एस डोमेन में हम क्या करेंगे वी ऑफ टी बराबर एल, डिफरेंशिएशन में ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा एस आई ऑफ एस हो जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा एल किससे हो जाएगा 1/L एस, यानी वी ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया वी ऑफ एस अपॉन एस। तो यहाँ से क्या पता पड़ता है अगर डी बाई डी टी हो, यहाँ पे मान लो क्या है अपना वी आई है सॉरी, तो आई क्या हो जाएगा आई एस क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं एस आई ऑफ एस। और अगर यही हमारा इंटीग्रेशन है वी का डी वी बाई डी टी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, तो ये क्या हो जाएगा वी अपॉन एस। तो इंटीग्रेशन में तो क्या चला जाता है एस नीचे चला जाता है, डिफरेंशिएशन में हमारा एस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ये हम आगे थ्योरम इसकी देखेंगे। तो अभी हमने जो करा उसके अंदर हमने जीरो इनिशियल कंडीशन क्या है अज्यूम करी है।
तो ये हमारा एस एल क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एल हमारा क्या था, जेड था, तो अब इसका एस डोमेन में एस एल क्या हो गया हमारा, इम्पीडेंस। तो एस एल के केस में, एस डोमेन के केस में इम्पीडेंस कितना हो गया, एस एल। इन सेम वे कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में लिख सकते हैं आई बराबर सी डीवी बाई डी टी। तो आई को रिप्लेस करेंगे, आई एस से डिफरेंशिएशन है तो सी, ये वी किससे रिप्लेस हो जाएगा, वी एस वी एस से, तो ये क्या हो गया, सी एस वी एस। और एस की वैल्यू रख सकते हैं अपन जे ओमेगा फेजर के अंदर, क्योंकि फेजर में मैंने बोला था कि भाई जो भी जे एस है उसको क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा। तो जे ओमेगा सी वी, तो यहाँ पे जे ओमेगा सी हमारा क्या हो गया, है ना, एडमिटेंस हो गया, क्योंकि वी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर, तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी हमारा क्या है यहाँ पे, इम्पीडेंस, और जे ओमेगा सी क्या हो गया, एडमिटेंस। इसी तरह से बात करें, वी ऑफ टी बराबर इंटीग्रेशन में है 1/c, इंटीग्रेशन में तो आई ऑफ एस अपॉन एस में ही रिप्लेस हो जाएगा 1/cs, यानी सी एस क्या चला गया हमारा नीचे। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर, कंक्लूजन ले लेते हैं कि ये आगे के लिए बहुत काम में आएगा। आप आगे के लिए एक चीज आप ध्यान रखो कि भाई एस बराबर तो क्या होता है, जे ओमेगा। अगर t की वैल्यू 0 है तो ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ओमेगा t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 0। यही हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम में काम में आएगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं भाई, हमारा जेडएल जो इस आर एल सीरीज के केस में इम्पीडेंस है वो जेडएल क्या होता है, जे ओमेगा एल। और कैपेसिटेंस के केस में जेड सी इम्पीडेंस क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। अगर ओमेगा बराबर 0, इसका मतलब टाइम क्या है, इनफाइनाइट। टाइम इनफाइनाइट को हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, सर्किट के लैंग्वेज में, एट स्टेडी स्टेट। तो अगर कोई भी हमारा अगर इंडक्टर है, स्टेडी स्टेट में क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट। यानी स्टेडी स्टेट में अगर बात करें, हम टाइम रेस्पॉन्स को सोल्व करेंगे, इंडक्टर है तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, इससे शॉर्ट सर्किट से। सोल्व करने के लिए हम सिस्टम में से इंडक्टर ही हटा देंगे नेटवर्क में से। और ऐसे ही अगर ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट यानी टी इक्वल टू 0 है तो हम क्या मानते हैं, इंडक्टर कैसा है हमारा, ओपन सर्किट। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, ये सडन चेंज जो है, चेंज इन करंट का क्या करता है, अपोज। तो इनिशियली इंडक्टर क्या रहता है हमारा, ओपन सर्किट। तो ये प्रॉपर्टी यही से है। सेम फॉर कैपेसिटर, हमारा जब t बराबर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट टाइम पे हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, कैपेसिटर हमारा क्या हो चुका है, फुल्ली चार्ज। ठीक है, इनी सॉरी फुल्ली डिस्चार्ज, कैपेसिटर क्या हो गया हमारा, फुल्ली डिस्चार्ज। और इनिशियली हमारा कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड। वो भी कैसे होगा, हम इसी टॉपिक में आपको पता, हमने लिए हैं आरएल सर्किट और आरसी सर्किट। तो तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा इनिशियली कैपेसिटर, तो इंडक्टर तो होता है ओपन सर्किट और कैपेसिटर होता है शॉर्ट सर्किट। और एट स्टेडी स्टेट हमारा इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर हमारा क्या होता है, ओपन सर्किट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन सोल्व करने में दो चार चीजें काम आती है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक ये चीज है कि आप सर्किट जब आप स्टेडी स्टेट का बनाओगे तो किस चीज को ओपन करना है, किसको शॉर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हम फिर भी इसको भी और आगे पढ़ेंगे ये क्यों होता है, करंट की इक्वेशन यहाँ पे क्या होती है, वो हम अभी आरएल नेटवर्क और आरसी नेटवर्क के अंदर देखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके लाप्लास के बेसिक फंक्शन की। बेसिक फंक्शन की बात करें तो बेसिक फंक्शन हमारे पास में तीन होते हैं, एक यूनिट इम्पल्स फंक्शन, एक हमारा यूनिट फंक्शन, एक हमारा रैंप फंक्शन, है ना। तो ये क्या होता है, आपने क्वेश्चन में भी देखा होगा, कई बार पूछ लिया आपसे इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड आउट करो, तो इसलिए हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स हमें फाइंड आउट करना हो तो इम्पल्स रेस्पॉन्स का पता तो होना चाहिए इम्पल्स फंक्शन क्या है। इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, 1। ये वैल्यू ओनली डिफाइन किस पे है, 0 पे। यानी 0 पे ये कैसा है, इनफाइनाइट है। तो डेल ऑफ टी बराबर इनफाइनाइट किस पे, टी बराबर 0 पे। और टी के अलावा इस पोजीशन पे इधर हो चाहे इधर हो, इसकी वैल्यू क्या है, 0। अगर टी की वैल्यू 0 नहीं है तो इस डेल ऑफ टी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब हम इसका लाप्लास फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास में, एल ऑफ एफ ऑफ टी कितना आता है, 1। जैसे ये एग्जांपल ले लिया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में मेरा जी ऑफ टी कोई फंक्शन है, उसको मैंने डेल ऑफ टी से मल्टीप्लाई। डेल ऑफ टी किस पे डिफाइन है, ओनली 0 पे। तो जी ऑफ टी का रिजल्ट क्या आएगा, ओनली जी ऑफ 0। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में अगर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एक तरह से एरिया पूरा कवर, तो वो वैल्यू कितनी आती है, 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसका क्या होता है, 1। या लाप्लास ऑफ जो हमारा इम्पल्स फंक्शन है उसका रिजल्ट कितना होता है, 1। इसी तरह से दूसरा हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट। ये यूनिट स्टेप सामने आपको बताया हुआ है भाई, ये 0 है, ये टाइम टी। तो जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या है, 1। इसका नाम ही क्या है, यूनिट स्टेप, यानी स्टेप इसकी साइज क्या है, यूनिट। और टी लेस देन अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये,
अब जब इसका लाप्लास हम फाइंड आउट करते हैं तो यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होता है 1/s। आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है यहाँ पे, और डेरिवेशन है तो भी हमारे इसके अंदर नहीं है। तो इसको हम जब अगर सिग्नल डेरिवेशन ही करना है तो हम सिग्नल में करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आप याद कर सकते हो बिल्कुल इजीली कि यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होता है 1/s। इसी तरह से यूनिट रैंप रैंप की तरफ बात करें तो ये हमारे सामने डायग्राम है, ये भी t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। इसको आप लिख सकते हो t डॉट यू टी आराम से। तो t डॉट यू टी लिखो चाहे r ऑफ t लिखो, बात एक ही है। इसका लाप्लास क्या हो जाता है 1/s²। जैसे यूनिट स्टेप का था 1/s, यूनिट रैंप का क्या हो गया हमारे पास में 1/s²। अभी हमने बात करी थी कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फाइंड द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एनी नेटवर्क। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स तो फंक्शन देख लिया हमने डेल ऑफ टी, जिसका लाप्लास क्या होता है 1। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स का मतलब है कि अगर हमने इनपुट के अंदर इम्पल्स फंक्शन v की आई टॉप जो हमने इनपुट में क्या दिया इम्पल्स फंक्शन, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो रेस्पॉन्स मिले वो क्या हो गया हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इसको हम ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे v ऑफ s, यानी v आउटपुट ऑफ t है, इसको हमने क्या कर दिया v ऑफ s इक्वल टू इसका ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ s इनपुट में vis। तो vis तो हमारा क्या है 1 है ना। इसका लाप्लास डोमेन में टाइम इम्पल्स फंक्शन का रिजल्ट क्या रहता है 1। तो एच ऑफ वी ऑफ आउटपुट एस बराबर क्या हो गया एच ऑफ एस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं एच ऑफ एस इक्वल टू वी ऑफ एस से कि हमारा जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। भाई वी ऑफ एस बराबर एच ऑफ एस डॉट 1। वी इसको हम वापस टी टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो वी नोट टी, और ये क्या हो गया लाप्लास इनवर्स हो गया एच ऑफ एस, हो क्या जाएगा एच ऑफ टी। तो लाप्लास इनवर्स किसका ट्रांसफर फंक्शन का, वो क्या हमारे रिजल्ट दे रहा है हमें आउटपुट यानी रेस्पॉन्स दे रहा है हमें। ठीक है, तो रिप्रेजेंट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम में ये डेफिनेशन या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की जैसे अभी आईएन के एग्जाम में आपका इंटरव्यू है कि भाई ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन एस डोमेन, ये याद रखना किसमें एस डोमेन, टू इनपुट वोल्टेज इन एस डोमेन अज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन आर 0। तो ये कंडीशन तो क्या है ट्रांसफर फंक्शन के लिए, जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें यानी हम वहाँ इनिशियल कंडीशन क्या मान के चलेंगे अज्यूम करेंगे 0 है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ध्यान नहीं होता, हमें मानना पड़ता है कि ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है 0। तो अब हम बात करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ये हम जो है कंट्रोल सिस्टम में बहुत ढंग से पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए ना। अब हम बात करते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू मैंने बता ही दिया कि भाई टी की वैल्यू 0 है तो एस की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट। इसी तरह फाइनल वैल्यू में टी अगर मैं इनफाइनाइट ले रहा हूँ तो एस क्या लूंगा मैं 0। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है कि कोई फंक्शन है इनिशियल वैल्यू थ्योरम उसकी अगर मुझे क्या कहते हैं एस डोमेन में देखनी है तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होगी लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी और एस एफ ऑफ एस, यानी एस एफ ऑफ एस फंक्शन में आप एस को क्या पुट कर दो इनफाइनाइट, तो आपको क्या मिल जाएगी उसकी सिस्टम की इनिशियल वैल्यू। इसी तरीके से अगर एस एफ ऑफ एस नाम का कोई आपके पास एस डोमेन में फंक्शन है उसे एस से मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर एस को पुट कर दो 0, तो ये क्या मिल जाएगी आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई में आपको एस एफ ऑफ एस, और इनिशियल है तो एस को आपको इनफाइनाइट पुट करना है और फाइनल है तो एस को आपको 0 पुट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला इसके अंदर वैसे बहुत है लेकिन बात है हमारे फॉर्मूले की, ये हम देख ही चुके हैं। इम्पल्स फंक्शन है तो 1 का क्या हो जाता है हमारे सर ये यूनिट स्टेप है ना, कि टाइम हमने देखा था ना, ये डेल का तो 1 होता है, ये यूनिट स्टेप 1 का तो क्या हो जाएगा 1/s। अगर टी की पावर n है आपके पास में कोई, तो टी की पावर n को हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज करो भाई टी की पावर n u ऑफ टी, इसको हम क्या पुट करेंगे टी की पावर n यानी फैक्टोरियल n अपॉन u ऑफ टी का क्या होता है 1/s, और इसको पावर में क्या लगा दिया s की पावर n+1। तो ये हमारा एक, इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे सेपरेटली, टी की पावर n u ऑफ टी बराबर क्या हो गया फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1। इसे ये हमारा कोई काम का नहीं। साइन 80 का होता है a/s² प्लस a²। इसी तरह से कॉस में क्या जाएगा s ऊपर आ जाएगा यानी s/s² प्लस a²। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, इनका कोई मतलब नहीं है। साइन ए टी प्लस बी की बात करें ये कोई हमारा मतलब नहीं। साइन हाइपरबोलिक 80 की बात करें तो यहाँ पे जो साइन का फॉर्मूला था a/s² प्लस a², इसकी जगह क्या हो जाएगा सिंपली a/s² माइनस a²। इसी तरह से कोस में क्या हो जाएगा s/s² माइनस a², यानी साइन केवल प्लस से माइनस हो गया हाइपरबोलिक और इसमें।
अगर e की पावर 80 है, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहां हमारा जो भी s है, साइन का जो भी रिजल्ट आएगा, वहां s रिप्लेस किससे हो जाएगा, s माइनस बी से। तो ये हो गया हमारा b अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने जैसे साइन 80 था, यहाँ साइन बीटी, साइन बीटी का क्या होता है, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एस रिप्लेस किससे हो जाएगा, एस माइनस एस है। इसी तरह से कॉस में भी, कॉस में जो जहां भी एस है, एस रिप्लेस किससे हो जाएगा, एस माइनस एस है। अगर कॉस का फॉर्मूला याद है तो वहाँ एस को एस माइनस एस से रिप्लेस कर दो। ये हमने देखा यहाँ पे, मान लो कि यहाँ एफ ऑफ टी की साइन की जगह एफ ऑफ टी लिख दिया, e की पावर 80 की जगह सी टी, तो हमने करा क्या, वहाँ एस को रिप्लेस किससे करा, एस माइनस एस से। इसी तरह से यहाँ सी है तो एस माइनस सी से। अगर आपके पास में डिफरेंशिएशन आ जावे एफ डैश टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, तो क्या हो जाएगा, एस एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, इनिशियल कंडीशन। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन हो जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी, मैंने कहा था इंटीग्रेशन में क्या जाता है, नीचे एस आ जाता है मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है एफ एस। तो ये क्या हो गया, एफ एफ ऑफ एस अपॉन एस प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो बाई एस। टी की पावर टी ई की पावर माइनस 80, टी को हमने देखा ही था, टी की पावर एन देखा, तो हमने क्या हो जाएगा, वन फैक्टोरियल एन अपॉन वन अपॉन जो भी एस का रिजल्ट आवे उसकी पावर एन प्लस वन। ये ई की पावर माइनस 80 है, तो ये तो क्या हो गया, एस प्लस ए, और यहाँ पे टी की पावर वन है, तो यहाँ क्या रख देंगे, वन, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर। एफ ऑफ टी माइनस टी, टी माइनस टी को एफ ऑफ टी का तो क्या हो गया, एफ ऑफ एस, और माइनस टी आपने इसमें क्या कर दी, टाइम शिफ्टिंग, ये प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी एस। ये प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी इनमें भी अगर आप पूछो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं, तो एक तो आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक आपका डिफरेंशिएशन, एक आपका ये e की पावर माइनस 80 साइन बी टी, साइन हाइपरबोलिक सेम है जो कॉस हाइपरबोलिक, साइन टी कॉस टी, बाकी रैम्प यूनिट और आपका डेल। इसके अलावा आपसे एग्जाम में कोई सा भी नहीं पूछा जाएगा, एक ही आपका टी की पावर वाला, इसके अलावा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं सीरीज आरसी सर्किट। ये हमने एक सीरीज आरसी सर्किट लिया है, ये आर है ये सी है, इनपुट में हमने वोल्टेज दिया है। वोल्टेज जो हमने दिया है, वोल्टेज हमारा क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। यहाँ पे मैंने उसको हटा दो आप एक बार, ये लो मैं यूनिट स्टेप ले लेता हूँ कंप्लीट। ये मैंने वोल्टेज में क्या लिया, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन। तो मेरा जो करंट के फॉर्म में, कैपेसिटर के फॉर्म में करंट की वैल्यू आती है, वो आती है मेरे पास में ये। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या आती है, आई ऑफ टी बराबर वी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी बाई टी, जहाँ टी हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी के केस में टी बराबर आरसी। इस इक्वेशन में हम अगर टी को जीरो रख दें यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी वी अपॉन आर हो जाएगी। यानी इनिशियली एट जीरो लेवल पे मेरे पास में जो कैपेसिटर की करंट है वो कितनी है, वी अपॉन आर। इसका मतलब मेरा कैपेसिटर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम को वैल्यू टी की वैल्यू हम इनफाइनाइट लेंगे, तो ये मेरी करंट क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे मेरा कैपेसिटर जाके क्या हो गया, टी बराबर इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट। तो ये अभी हमने देखा कि भाई जो कैपेसिटर है हमारा, वो क्या होता है, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ओपन सर्किट, और इंडक्टर हमारा स्टेडी स्टेट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। इसी तरह हमने वहां देखा था भाई, कैपेसिटर हमारा इनिशियल स्टेट में होता है शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर हमारा इनिशियल स्टेट में क्या होता है, ओपन सर्किट। तो ये चीज हमें इस इक्वेशन से मिलती है। तो जहां भी आपको कई बार कि आपको डायरेक्ट आरसी दिया होगा सर्किट, ना इक्वेशन होगी ना रिजल्ट होगा, तो आपको वहाँ ये इक्वेशन आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई कैपेसिटर की जो करंट है वो कैसे काम करती है, कैपेसिटर इनिशियली कैसे एक्ट करता है। तो ये इसका डेरिवेशन है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा एस डोमेन में इसको निकालने में, और आगे हम जब टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे तब इसका डेरिवेशन हमारे सामने आएगा, क्योंकि वहां पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां आएगा। इसी तरह से तो यहाँ पे इसके समराइज मटेरियल में क्या कह सकते हैं कि भाई कोई अगर आरसी सर्किट है और उसमें अपने यूनिट स्टेप इनपुट दिया है, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, ये। ठीक है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टी बराबर आरसी। जैसे हमने देखा है, जब टी को इनपुट कर देंगे इक्वल टू टी, यहाँ पे टी को अगर आप टी रख दो तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन इंटू वी नॉट अपॉन आर। तो ई की पावर माइनस वन की वैल्यू होती है ये 0.377। यानी टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इज टाइम एट विच करंट डिक्रीज टू 0.377 ऑफ फाइनल वैल्यू। यानी 37.7% में आपकी जो करंट है वो 100% से यहाँ तक आ जाती है टाइम कांस्टेंट पे। इसी तरह से सीरीज आरएल इनपुट, इसमें हमने क्या दिया, यूनिट स्टेप में हमने क्या वोल्टेज सोर्स यूज किया, तो हमारे ये वेवफॉर्म आती है करंट की इस तरह से। यानी यहाँ देख रहे हो कि भाई अगर टी बराबर जीरो पे करंट की वैल्यू क्या है, जीरो, और टी बराबर इनफाइनाइट पे करंट की वैल्यू क्या है, मुझे वी नोट बाई एच।
टी बराबर 0 पे 0 यानी इनिशियली एक्ट एज ओपन सर्किट, और इनफाइनाइट स्टेट में वी अपॉन आर यानी इनिशियली उसमें करंट फ्लो, स्टेडी स्टेट पे करंट फ्लो हो रही है, यानी एट स्टेडी स्टेट मेरा जो इंडक्टर है काम कैसे कर रहा है, शॉर्ट सर्किट। तो इसकी जो करंट की इक्वेशन है, करंट वोल्टेज में रिलेशन है, वो ये आता है वी नोट अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टी, जहाँ टाइम कांस्टेंट टी की वैल्यू क्या होती है, एल बाई आर। वहाँ टाइम कांस्टेंट टी बराबर आर सी, यहाँ टी बराबर एल बाई आर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों सर्किट, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में, हमें क्वेश्चन करना होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो जनरली वी एल मतलब आपके आर सी या आर एल नेटवर्क आपको दिया हो तो हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको किया है सोल्व। इसी केस में अगर आर एल सी हो तो फिर वहाँ हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे लिया भी नहीं। तो आर एल और आर सी ये दोनों नेटवर्क और इनका एक्साइटेशन की आपकी वेवफॉर्म, करंट की वेवफॉर्म, प्लस आपको ये इनके करंट की इक्वेशन, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट किस केस में होते हैं, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होता तो एक बार इसको वापस देख लीजिएगा, लेकिन याद करना है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास। प्रॉपर्टीज में बात करते हैं सबसे पहले लीनियर प्रॉपर्टी। ये सर्किट में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सिग्नल का है, लेकिन लाप्लास कर रहे हैं तो हम एक बार देख लेते हैं। क्या क्या सपोज करो कोई ए एफ वन टी फंक्शन है आपके पास में, बी एफ टू टी हमारा टाइम क्वेश्चन में, तो अगर एफ वन टी का एफ वन ऐसे तो सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई, और एफ टू टी का एफ टू टी ऐसे बी से मल्टीप्लाई, यानी लीनियर प्रॉपर्टी है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात करें भाई, एफ ऑफ टी हमारा कोई टी डोमेन में फंक्शन है, उसको हमने ई की पावर एस नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे वहां पे हम बात कर रहे थे ई की पावर माइनस ए टी साइन बी टी, तो वहां हम क्या कर रहे थे, साइन का जो रिजल्ट था बी अपॉन उसमें एस को रिप्लेस किससे कर रहे थे, एस माइनस एस है। तो यहाँ क्या है, एस माइनस है, जैसे यहाँ क्या है एस नॉट, ये प्लस बी स्क्वायर, यही काम कर रहे थे, तो ये यूज आएगी, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन वो हम देख चुके हैं। मल्टीप्लेक्शन की बात करें तो भाई टी ऑफ टी है, ये भी हम देख चुके हैं भाई, टी की पावर एन मल्टीप्लाई करके देख चुके। कॉम्प्लेक्स शिफ्ट प्रॉपर्टी ई की पावर माइनस एटी, अगर माइनस में यहाँ पे था ये भाई आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी, ये देखो सेम प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो यहाँ से ये भी हम कर चुके। टाइम रिवर्सल की बात करें, एफ ऑफ माइनस टी का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी की बात करें, एफ ऑफ अगर टी बाई ए तो वो क्या हो जाता है, ए तो हमारा आ जाता है बार, और एफ ऑफ क्या हो जाता है, ए एस। ये भी हमारे एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, इसी वाले एग्जाम में ये सिग्नल सिस्टम जो पढ़ते हैं प्रॉपर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सिग्नल में के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्किट के लिए नहीं। एक बात हम टाइम शिफ्टिंग की करें, अगर टाइम शिफ्टिंग हमें टाइम डोमेन में दे रखा टी माइनस टी नोट, तो वो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी नोट, माइनस का साइन इस टी नोट की वजह से लगा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे टी प्लस टी नोट होता तो ई की पावर प्लस एस टी नोट होता। और अगर इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, एफ ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस इन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इसमें आपको प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको फोकस इसके अंदर करना है ये आर एल और आर सी नेटवर्क के ऊपर, हमारे बेसिक फंक्शन के ऊपर, बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए उन पे, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम पे, इम्पल्स रेस्पॉन्स हमारा क्या होता है उस पे, है ना। बाकी हम टाइम ये हमारे जो हमने बनाई है टेबल, इसके ऊपर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे क्या हुआ। जो डिफरेंट टाइप के हमने रिप्रेजेंटेशन करें, टाइम डोमेन क्या होता है, लाप्लास डोमेन क्या होता है, एस डोमेन क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करते हैं। इनके एडवांटेज आपसे कोई नहीं पूछेगा। सोर्स आपका साइनसोइडल है एक नॉन साइनसोइडल, ये आपको पता करना आना चाहिए, है ना, कि भाई आपका कैसा है। बाकी लाप्लास या फॉर्मूले के भी सर्किट में हमारे कोई नीड नहीं। तो आज के लिए ये हमारा इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की। थैंक यू वंस अगेन, माय नेम इज धर्मेंद्र। और अगर आपको ये टॉपिक कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी बहुत तो मेरे लिए मेहनत कर ही सकते हैं, है ना। थैंक यू।